गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होने वाले हैं। क्योंकि हमेशा हम जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे योग में ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे, योग में मास्टर्स करने वाले बच्चे, या तो फिर योग में यूजीसी नेट करना चाहते हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हालांकि ये भी उनके सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि ये उनके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो की जो टॉपिक है, ये वीडियो ना ही सिर्फ योग स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि ये सारे इंसानों के लिए वीडियो बनने वाले हैं। ये सभी के लिए वीडियो है जो लोग अपने रेगुलर लाइफ में योग को प्रैक्टिस करते हैं टू बी हेल्दी, एंड जो अपने रेगुलर लाइफ में योग को करते हैं कि हम चाहे स्वस्थ रहे, हमारा स्वास्थ्य बने, इन सब रीज़न की वजह से जो योग को करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कंप्लेन ये होता है कि सर, हम रेगुलर लाइफ में योग को प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कुछ बेनिफिट तो मिलते नहीं है, प्रॉब्लम भी क्योर नहीं होते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम एडवांस्ड कंसेप्ट ऑफ योग को जानने वाले हैं कि हमें, जैसे हम रेगुलर लाइफ में योग प्रैक्टिस करते हैं तो तब हमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहिए, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करना चाहिए फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमें वो नहीं पता कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो बहुत ही धमाकेदार बनने वाला है, जिसमें हम ये सारे कंसेप्ट देखेंगे और इसको समझेंगे कि क्यों ये चीज़ें नहीं करना और हम क्या गलत करते हैं ताकि हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से योग को प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो एकदम जो बिगिनर्स लेयर का प्रैक्टिस होते हैं, सारे बिगिनर्स लेयर वाले के लिए ही प्रैक्टिस है। यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यही प्रैक्टिस को अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो क्यों ये प्रैक्टिस हमारे लिए इफेक्टफुल नहीं होता। काफ़ी लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उनका कहना है कि भाई ये कुछ तो काम नहीं हो रहा है, योग क्या फालतू में कहते रहते हो, योग बड़ा ही अच्छा है, योग में कितना कुछ काम होते हैं। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग करते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं मिलते हैं। आज से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस तरीके से करोगे, इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करोगे अगर आप लोग ना, तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए, यानी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन आवर रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस सीरीज। तो चलिए, पहला जो प्रैक्टिस हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस विषय के लिए ना सबसे बढ़िया, इस विषय के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ें हैं, जो सबसे बढ़िया बुक है, वो है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। यानी जो लूजनिंग एक्सरसाइज को हम हमेशा साथ में लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से डिसऑर्डर क्यों ना हो जाए, हम लूजनिंग को तोड़ मड़ोड़ के कहीं ना हर एक जगह पे हम लूजनिंग को ऐड करते हैं। एज अ थेरेपिस्ट हम हर जगह में लूजनिंग को ऐड करते हैं, क्योंकि लूजनिंग जो होते हैं ये सबसे ईजी होते हैं करने के लिए। क्योंकि पोस्चर्स काफ़ी लोग नहीं कर सकते हैं, जो एक्यूरेट पोस्चर्स होते हैं वो जिनको प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस में है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए ना सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो है लूजनिंग। और लूजनिंग के कई सारे इफेक्ट्स हैं, हर एक लूजनिंग प्रैक्टिसेस के बहुत बहुत इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि इतने वाइटल वाइटल कामों में ये लूजनिंग इफेक्ट करके चले जाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 5 प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो रेगुलर लाइफ में आप लोगों को करना भी चाहिए, जिसके लिए सजेस्ट किया गया है हमारे यौगिक टेक्सचर में। तो वही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं 5 प्रैक्टिस, जिसका पहला प्रैक्टिस है नेत्र शक्ति विकासक, और जिस बुक को रेफरेंस मान के हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, तो चलिए पहला प्रैक्टिस जो है वो है नेत्र शक्ति विकासक। इसमें क्या कुछ करना चाहिए, देखिए हम 3 चीज़ें हर एक प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस प्रैक्टिस के लिए पोस्चर कैसी होनी चाहिए, उस प्रैक्टिस का एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, और उस प्रैक्टिस के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले इसके पोस्चर पे आते हैं। पोस्चर कैसा करना चाहिए, स्टैंड विथ योर फीट क्लोज टुगेदर, एंड सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है योर बैक इज इरेक्ट एंड हेड इज टिल्ट फार एज टू बैक एज विल गो। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले सीधा सीधा जो खड़ा होना चाहिए, आपको पहले सीधा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, दोनों पैरों को एक साथ लगा के आपको खड़ा होना चाहिए, दोनों हाथ आपका पैर के साथ टच होके रहेगा। जैसे इनका हाथ ऐसे नीचे की ओर है, आपका भी ऐसे नीचे की ओर ही रहेगा और पैर के साथ हाथ टच होगा। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, आपने सीधा खड़ा हो गया, फिर धीरे थोड़ा सा आपका हेड जो है वो बैक साइड टिल्ड होगा, यानी जो आपका सर है उसको थोड़ा सा ऐसे पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाना है। हम क्या करते हैं वास्तव लाइफ में, हम क्या गलती करते हैं, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कैसे भी, हम इसको देखते भी नहीं है कि हम सीधे हैं या फिर हम ऐसे रिलैक्स पे खड़े हैं या फिर स्टेडीली खड़े हैं। कभी भी कोई भी प्रैक्टिस आप रिलैक्स पे खड़े होकर नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद आप रिलैक्स ज़रूर करना चाहिए, प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स हम खुद प्रेफर करते हैं भाई, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में ऐसे ही खड़े हो गया, कुछ भी हाथ कहीं भी है, हाथ ऐसे फैला हुआ है, हम ऐसे है सिर को पीछे लेके जा रहे हैं, नहीं करता है जी इफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करोगे आप, तो प्रैक्टिस के टाइम आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, आपका हर एक बॉडी पोस्चर जो है वो एक सिमेट्रिकल लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, सीधा खड़ा होना है, हाथ भी पैर के साथ टच होके रहेगा, आपका बॉडी बिल्कुल सीधा, और थोड़ा सा आपको जस्ट हेड रीजन को बैक में टिल्ड नहीं आनी चाहिए, यानी आपके कमर बैंड नहीं होनी चाहिए, कमर यानी आपकी बॉडी जो है वो पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए। बॉडी देखो, इनका सिर्फ हेड जो है, ये इनका हेड रीजन जो है यही पीछे की ओर गया है, इनका बॉडी देखो बिल्कुल सीधा है, बॉडी देखो बिल्कुल सीधा है, तो यही सिमेट्रिकल लाइन होनी चाहिए, ये प्रेफरेबल कंडीशन है। अगर इस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो ही इफेक्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है, तो बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब इसमें, अब ये तो हो गया पोस्चर, हम खड़े हो गए इस पोस्चर पे, अभी काम क्या करना है, देखो पोस्चर जितना इंपॉर्टेंट है ना, उसके साथ साथ पोस्चर के बाद जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं रेगुलर लाइफ में, लोग क्या करते हैं बस पोस्चर को परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लोग करते ही नहीं है, सिर्फ पोस्चर को परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन यार पोस्चर्स को परफॉर्म करने में कुछ नहीं होता, पोस्चर्स को तो हमने परफॉर्म कर लिया, लेकिन असली जो बेनिफिट है ना वो जी इसके बाद जो एक्सरसाइज होने वाले हैं उसके लिए मिलते हैं। आप लोग पोस्चर्स को परफॉर्म करते हो वो भी गलत तरीके से, फिर भी आप कह रहे हो कि योग में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट मिलेगा कहाँ से भाई, आप पोस्चर कर रहे हो उसके बाद एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हो। तो अब देखो इस चीज का एक्सरसाइज क्या होता है, अब इसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज इस पे क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं इसमें क्यों क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें जो एक्सरसाइज है, जैसे कि आप पीछे की ओर देख रहे हो, तो आप अगर ऊपर की ओर देखोगे ना, जैसे आपका हेड जो है, देखिए आपका हेड जो है वो पीछे की ओर ऐसे टिल्ड है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आईब्रो सेंटर पे देखना है, आईब्रो सेंटर पे अभी आपको देखना है, कहाँ पे, आईब्रो सेंटर पे। देखो क्या बताया जा रहा है, कंसेंट्रेट विथ योर ऑल विल वाइल लुकिंग एट द स्पॉट बिटवीन योर टू आईब्रोज विदाउट ब्लिंकिंग। मतलब आपको आईब्रो सेंटर में देखने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप ब्लिंक नहीं कर सकते हो। जितना देर तक आप देख सकते हो कंटिन्यू, उतना देर तक आपको देखना चाहिए, आप ब्लिंक नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। और हर एक क्राइटेरिया फॉलो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिसेस जो है ये एप्लीकेशन योग में आते हैं, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं कर सकते हैं, योग में कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रैक्टिस भी किया जाता है, ये बहुत आसान है। अगर आप करके देखोगे फर्स्ट टाइम, जब अगर आप करोगे तो ब्लिंक होता रहेगा, आपका आंख जो है वो ब्लिंक होता रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना ही प्रैक्टिस है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। तो क्या है बोल रहा है, विदाउट ब्लिंक, ब्लिंक ना करके आपको देखना है आईब्रो सेंटर में, ठीक है। फिर क्या करना है, द आई मस्ट बी सीक्वेंट इन डूइंग सो, व्हेन योर आईज फील टायर्ड स्टार्ट वॉटरिंग, डिसकंटिन्यू द एक्सरसाइज एंड रिज्यूम इट आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट। ओके, क्या कह रहा है, जब अब जैसे आप देख रहे हो, आप आईब्रो में कंसेंट्रेट कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे कंसेंट्रेट कर रहे हो, थोड़ा सा ना आंख को अब स्क्वीज कर लो, थोड़ा सा स्क्वीज कर लो, स्क्वीज मतलब थोड़ा आधा आधा आंख को बंद करने की ओर लेके आओ, लेकिन बंद नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा स्क्वीज करोगे, आंख को थोड़ा सा छोटा कर लोगे, तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि आपका हेड जो है ना वो पीछे की ओर ऐसे टिल्ड है, आप चाह कर भी देख नहीं सकते आपका आईब्रो सेंटर में। आप लोग बोलोगे क्या प्रैक्टिस सजेस्ट किया हुआ भाई, हेड को ऐसे टिल्ड करके हम कैसे देख सकते हैं आईब्रो सेंटर में। इसीलिए सेकंड लाइन में बता दी गई है कि आपके आंख जो है थोड़ा सा उसको स्क्विंट कर लो, क्योंकि ताकि आप देख सको आपके आईब्रो सेंटर में। अगर स्क्विंट नहीं करोगे तो देख नहीं पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप स्क्वीज कर लोगे उसको तो आप देख पाओगे आपके आईब्रो सेंटर में, ठीक है। और ऐसे आपको देखते रहना है, देखते रहना है। कब तक, अब सवाल उठता है कब तक देखना है, जब तक आपके आंखों से पानी ना बहने लगे। जब आपको लगे कि मेरे आंख से पानी बह रहा है, मैं और नहीं कर पा रहा हूं, मेरा आंख बंद होने जा रहा है, तो धीरे से आपकी आंख को बंद कर दो, धीरे से बंद कर दो। जब बंद कर दिया तुरंत ही खोलना नहीं है, बंद कर दिया। अब देखो बंद करने के बाद ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कोई भी इंसान फॉलो नहीं करता, जो कोई भी फॉलो नहीं करता।
प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, प्रैक्टिस को छोड़ दे, ऐसे यूं ही बैठ गया, आराम से बैठ गया, नहीं भाई, प्रैक्टिस को छोड़ना तो है, प्रैक्टिस को तब स्टॉप करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब आपकी आंखों से पानी निकल के आ रहा है तो प्रैक्टिस को बंद कीजिए, यानी आपकी आंख को क्लोज कर लीजिए, और वैसी अवस्था में, वैसे ही स्थिति में आपको रहना है खड़े होके, और आपको फील करना है कि जो भी सेंसेशन उस टाइम पे आपके आंख में हो रहा है, जो भी सेंसेशन आपके आंख में चल रहा है, उस रेस्टिंग कंडीशन में आपको वो फील करना है, वो सेंसेशन आपको फील करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, वो सेंसेशन आपको फील करने के लिए कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब वो सेंसेशन पूरा खत्म हो गया, यानी आपका लगभग 30 सेकंड या 40 सेकंड आपने रेस्ट ले लिया, फिर दोबारा से आंख को खोलेंगे और वही सेम तरीके से इस प्रैक्टिस को करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। जो बिगिनर्स है, जो पहली बार इस प्रैक्टिस को कर ले, उनके लिए जो प्रेफरेबल टाइम है वो है 5 मिनट्स। यानी आप एक बार प्रैक्टिस किया, बंद किया, 40 या 45 सेकंड आपने रेस्ट कर ली, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर जब आंख में पानी बहने लगे बंद कर दो, फिर रेस्ट करो, फिर प्रैक्टिस में जाओ, ऐसे कंटिन्यू करते रहो 5 मिनट्स तक, ऐसे कंटिन्यू 5 मिनट्स तक करनी चाहिए, ऐसे कंटिन्यू 5 मिनट्स तक आपको बिगिनिंग में करना चाहिए। अगर आप 5 मिनट्स तक इसको प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप धीरे 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 आपके जो देखने की क्वालिटी है, यानी जो जैसा आप पहले आप आंख को खोल नहीं रख सकते हो ज़्यादा टाइम, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, आप और इससे भी ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो तब। तो अब तो हो गया ये पॉस्चर कैसे होनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसको आपके मन में ये सवाल तो जरूर रहेगा कि भाई इसको करे क्यों, बेनिफिट क्या है इस प्रैक्टिस का, क्योंकि बेनिफिट जानना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो चलिए इसका बेनिफिट भी पढ़ लो, इसका बेनिफिट क्या क्या है, ये प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या क्या होता है। दिस एक्सरसाइज प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ नासोसिलियरी प्लेक्सस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज ऑन द फाइबर्स ऑफ द नर्व मूविंग द आईबॉल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। मतलब ये क्या करता है, ये जो है, ये हमारे नासोसिलियरी प्लेक्सस जो है बॉडी में, आंख में जो नासोसिलियरी प्लेक्स, हमारे फेस रीजन में जो नासोसिलियरी प्लेक्सस होते हैं उसको स्टिमुलेशन देते हैं, नासोसिलियरी प्लेक्सस को ये स्टिमुलेशन देते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे हम आई बॉल को मूव करते हैं ना एक साइड से दूसरे साइड तक, जैसे हम कभी राइट साइड में देख रहे हैं, अभी हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, तो आई बॉल को मूव करने के लिए जितने भी नर्व फाइबर हैं, जितने भी नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल है हमारे आई बॉल को मूव करने के लिए, उस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन सारे नर्व फाइबर में स्टिमुलेशन पहुंचते हैं जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं। अगर सीधा सीधा बोलोगे तो आपके आई हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करने में मदद करती हैं ये प्रैक्टिसेस, आपके आई हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपके विजन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करती हैं ये सारा प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे बेनिफिट पे। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द मस्कुलर पावर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस मसल्स दैट मूव द आई बॉल। यानी आपके आई बॉल को मूव करने के लिए जितना भी मसल जिम्मेदार है, आई बॉल को मूव करने के लिए जितना भी मसल्स जिम्मेदार है, उस मसल्स को पावर यानी स्ट्रेंथन करने में, उस मसल्स को बैलेंस करने में, उस मसल्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं ये प्रैक्टिस। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपके आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस माना गया है। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सरसाइज द मसल ऑफ आइरिस विच कंस्टिट्यूट्स द मसल डायफ्राम सराउंडिंग द प्यूपल। यानी आइरिस एंड प्यूपल के सराउंड में जितने भी मसल्स होते हैं, आई मसल्स, इन सब मसल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं ये प्रैक्टिस। अब आप पूछोगे सर आइरिस क्या है, प्यूपल क्या है, देखो ये जो नीला पोर्शन जो होता है ना आंख में, ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं जी आइरिस, और ये जो ब्लैक स्पॉट होती है इसको कहते हैं प्यूपल, इसको कहते हैं प्यूपल। तो इसके अराउंड काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, इसके अराउंड काफ़ी सारे मसल्स होते हैं लिड्स के अराउंड। ठीक है, तो उस मसल्स को स्ट्रेन करने के लिए ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपके विजन क्वालिटी, आपके आई मसल्स के, आपके आई बॉल्स की मूवमेंट, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिटेड प्रैक्टिस है ये। ठीक है, फिर आता है इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट बेनिफिट कह रहे हैं 4 नंबर पे कि गेजिंग एट वन पॉइंट ऑल्सो हेल्प पुटिंग इनटू एक्शन द मसल्स विच अटैच अराउंड द लेंस ऑफ द आई। यानी आपके आंख की जो लेंस है, जिसके ऊपर रोशनी आके पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, तो उस लेंस के अराउंड जितने भी मसल्स है जो एक्शन कर रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं, लेंस के अराउंड जितने भी मसल्स हैं, वो मसल्स को भी ये स्ट्रेंथ करते हैं। अगर ओवरऑल देखने के लिए जाए तो आंख के जो स्वास्थ्य है यानी आई हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है।
कोई भी इंसान अगर रेगुलर लाइफ में अगर आप योग प्रैक्टिस करते हो तो ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे तो कोई आँख प्रॉब्लम है नहीं, मैं ये क्यों करूँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। योग कोई मेडिसिन नहीं है, योग कोई पैथी नहीं है, ये थेरेपी है, ठीक है। तो आप रेगुलर लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका जो आई हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट होता रहे और आपको कभी आई में कोई भी प्रॉब्लम, आँख में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आप रेगुलर लाइफ में इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रैक्टिस पर। देखो, कपोला शक्तिवर्धक, ये प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, इसका पोस्चर कैसे होना चाहिए। पोस्चर बिल्कुल सेम जो वहां पे था ना, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही आपको सीधा खड़ा होना है, पैर एक साथ होना है, सिर्फ हाथ यहाँ पे हाथ की पोजीशनिंग चेंज होगी। और वहां पे सर क्या था, सर पीछे था, यहाँ पे सर जो है वो सीधा रहेगा, यहाँ पे सर जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सर जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अब देखते हैं इसमें हाथ की पोजीशनिंग कैसी होती है। देखो, हाथ में क्या पोजीशन करना है, जो आपका थंब है, आपके थंब जो है, थंब से आपको दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करना है। यानी आपका जो ऐसे देखो, थंब से दोनों नॉस्ट्रिल को इन्होंने बंद किया और बाकी जो फिंगर्स है उस फिंगर को क्या क्या फोरहेड रीजन की ओर ले जाकर, फोरहेड के सामने ले जाकर क्या क्या सारे फिंगर्स का जो टिप है, यानी जो पहला भाग है, सारे के सारे फिंगर्स को देखो, पहला भाग जो है वो टच कर दिया। दोनों हाथों का जितने भी फिंगर है वो एक दूसरे के साथ टच है, सिवाय आपका जो थंब है। थंब क्या कर रहे हैं, थंब आपके दोनों नाक को बंद कर रहे हैं, थंब क्या कर रहे हैं, आपके दोनों नाक को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो पोस्चर समझ में आ गया। अब ये हो गया पोस्चर, सिर्फ इससे बेनिफिट नहीं मिलता। काफी लोग पोस्चर्स को परफॉर्म कर लेते हो लेकिन एक्सरसाइजेस तो करते ही नहीं हो। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, जो बेनिफिशियल है। इसीलिए अब जो कभी भी अगर आप योग प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी भी कुछ भी प्रैक्टिस करो, चाहे आसन क्यों ना कर लो, आसन के भी हर एक आसन का भाई कुछ एक्सरसाइजेस होती है, ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक होती है, तो सबके सब टेक्निक फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो। अगर बेनिफिट नहीं चाहिए, और कई लोग उल्टा सीधा प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए भाई योग हानिकारक भी हो सकता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपकी कहीं हाथ टूटा हुआ है, कहीं पे कोई फ्रैक्चर वगैरह है, आप जाके कुछ कर रहे हो, अब जाके अचानक से कुछ भी जार्किंग टाइप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपका हाथ टूट भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि योग में कुछ नहीं होता, अगर आप गलत करोगे तो भुगतनी पड़ेगी। योग में अगर गलत प्रैक्टिसेस करोगे ना तो भुगतनी पड़ेगी। जैसे मेडिसिन गलत लेते हो तो भुगतना पड़ता है, तो योग में भी वही है, अगर आप प्रैक्टिसेस गलत करोगे तो आपको तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत भी करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रैक्चर है, आपने वहाँ पे जार्किंग प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो टूट जाएगा, वो डॉक्टर बाद में कहेगा किसने कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, आप कहोगे मैंने खुद किया, तो डॉक्टर ने बोला क्यों किया, डॉक्टर ने तब बोलेगा क्यों किया, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपको पोस्चर आ गया समझ में, ठीक है, कपोला शक्तिवर्धक, इसका पोस्चर समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक्सरसाइज कैसे करनी है। देखो एक्सरसाइज क्या करना है, कीपिंग द आइज ओपन, यहाँ पे आपके आंख जो है वो ओपन रखना है। पुटिंग योर लिप्स को क्या करना है, पाउट करना है, पाउटिंग योर लिप्स को क्या करना है, पाउट करना है। पाउट का मतलब क्या होता है, क्या कह रहे हो सर, हम सभी को पता है, हम सब सेल्फी लेते हैं, पाउट में तो हम विशेषज्ञ हैं। तो चलो भाई, मैं बताने वाला नहीं हूँ, पाउट का मतलब अब सभी को पता होगा क्योंकि आप सब सेल्फी तो लेते ही होंगे रेगुलर लाइफ में, ठीक है। तो पाउट करना है, जैसे सेल्फी लेते टाइम आप जो मुंह बनाते हो ना, तो वो ऐसी मुंह बनानी है, पाउट करना है। फिर क्या करना है जी, फिर सेल्फी लेना है, नहीं भाई सेल्फी नहीं लेनी है, फिर क्या करना है, फिर हमें जो करना है वो है कि पाउट करते वक्त जैसा हमारा मुंह बनता है ना, तो उस मुंह के जरिए हमें एयर को अंदर लेना है, यानी श्वास लेना है मुंह के जरिए सांस लेना। याद रखना किसके जरिए लेना है, मुंह के जरिए, नॉट द नॉस्ट्रिल्स, नाक के जरिए सांस नहीं लेना है, मुंह के जरिए लेना है, ठीक है। और कैसे लेना है, जब आप मुंह के जरिए श्वास लोगे ना तो एक शब्द, एक वहां पे साउंड होता है, कैसे साउंड, इस तरीके से एक साउंड होगा, क्योंकि आपका मुंह जो है उस वक्त पाउट शेप में है, और पाउट शेप में जब आप एयर को शक करोगे यानी इन करोगे तो आपका ऐसे साउंड होना चाहिए, जिसको सिबिलेंट साउंड कहते हैं, ठीक है, जिसको सिबिलेंट साउंड कहते हैं। तो सिबिलेंट साउंड को करते हुए आपको ये एयर को अंदर लेना है। फिर क्या करना है, एयर को तो अंदर ले लिया, जैसे ही आप एयर को अंदर लोगे आपका चिक्स जो है वो पुल आउट हो जाएगा, वो ब्लो आउट हो जाएगा, आपका चिक्स जो है वो ब्लो आउट हो जाएगा। तो होने दो, यही तो बताया हुआ है कि जैसे आप एयर को अंदर लोगे तो आपका चिक्स जो है वो ब्लो आउट होना है। जैसे ही आपका चिक्स ब्लो आउट हो गया, तुरंत आपको क्या करना है, आपके आंख बंद कर दो। यहां तक आंख ओपन था, तुरंत आंख बंद कर दो। देख रहे हो कितना कुछ वेरिएशंस होते हैं प्रैक्टिस में। आप लोग क्या करते हो रेगुलर लाइफ में, बस पोस्चर कर लिया, आपको डॉक्टर ने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई आसन कह दिया, तो फिर
आसन ज़्यादातर कहते नहीं है, पता है, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसे ऐसे आपको लेग रेज करनी है, ऐसे ऐसे आपको ऐसे हेड को इधर उधर करना है, आप बस हेड को ही उधर उधर कर रहे हो, प्रैक्टिस उसके पीछे का एक्सरसाइज नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है, सही तरीके से गाइडेंस चाहिए होते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए कोई ना कोई योग थेरेपिस्ट से, क्योंकि उनको पता होता है, जो योग को लेकर पढ़ चुके हैं, जिनके पास नॉलेज है योग का, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए भाई, थेरेपिस्ट के जाके मिलिए, उनको पता होता है कहाँ पे कितना प्रेशर देना होता है, कहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ करनी होती है। देखो पहला दूसरा स्टेप तक हमने क्या बताया, दूसरा स्टेप तक हम लोगों ने बताया कि आंख ओपन था, तीसरे स्टेप में आके क्या कह रहा है, क्लोज योर आइज। अब आपकी आंख बंद कर दो, ब्लो आउट हो गया चिक्स, अब आंख बंद कर दो और धीरे से आपका सर जो है उसको सामने की ओर ऐसे झुका दो, सामने की ओर झुका दो, सामने की ओर झुका दो, ताकि आपका जो चिन एरिया है, आपका जो चिन एरिया है वो सेंट्रल, वो स्टर्नल नॉच के साथ टच हो जाए। चिन एरिया जो है वो स्टर्नल नॉच के साथ टच हुए। अब स्टर्नल नॉच क्या है आप पूछोगे, स्टर्नल नॉच आपके गले के नीचे जो नॉच आपको देखने को मिलता है, जो एक डिप एरिया देखने को मिलता है, उसको स्टर्नल नॉच कहा जाता है। ठीक है, अब इस स्थिति में अब ऐसे जब भी आप सामने हेड को लेके आओगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी चिक में आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि मुंह तो अभी के अभी खुल जाएगा भाई, श्वास निकल जाएगा जो मैं पकड़ के रखा है, लेकिन खोलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। होल्ड योर ब्रीथ एज लॉन्ग एज यू कैन, ब्रीथ को स्टोर करो, ब्रीथ को अब दबा के रखो, स्टॉप करके रखो, होल्ड करके रखो, कितना देर तक, जितना देर आप कर सकते हो उतना देर तक। फिर जब आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब मैं ब्रीथ को रोक नहीं सकता, तो ठीक है, धीरे धीरे, पहले ब्रीथ को नहीं छोड़नी, पहले क्या करना है, छोड़ने का भी सीक्वेंस होता है, जैसे लगाया था वैसे ही छोड़ेंगे, पहले लास्ट से पहले की ओर जाएंगे, क्या करेंगे, धीरे 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 धीरे, पहले हमारा जो सर जो सामने की ओर झुका हुआ था उसको उठाएंगे, नॉर्मल पॉस्चर पे आएंगे, सर को पहले, नेक को जो है वो हम नॉर्मल पॉस्चर में लेके आएंगे, फिर आंख को खोलेंगे, क्योंकि जब एयर लिया था तो आंख ओपन था, तो उसके बाद आंख को खोल लेंगे, फिर एक्सेल करेंगे, लेकिन कहाँ से लिया था, मुंह से लिया था, लेकिन छोड़ते वक्त मुंह से नहीं छोड़ेंगे, कहाँ से छोड़ेंगे, नाक से छोड़ेंगे, कहाँ से छोड़ेंगे जी, नोज से, यानी नॉस्ट्रिल से उसको एफर्टलेसली, बिना कुछ एफर्ट किए हुए धीरे से उसको बाहर निकाल देंगे। बस हो गया हमारा प्रैक्टिस, ये हो गया आपका 1 राउंड, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 राउंड। आप ऐसे जब हम सजेस्ट करते हैं तो हम लिख देते हैं, इसका नाम लिखते हैं कि कफोला शक्तिवर्धक, ये सूक्ष्म में आपको करना चाहिए, पास में ऐसा लिखा होगा फाइबर या टेनर ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब 5 राउंड, ये हो गया आपका 1 राउंड। ठीक है, ऐसे आपको 5 राउंड या 10 राउंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बुक में, क्या कहा जा रहा है, बुक में कहा जा रहा है इन द बिगिनिंग 5 टाइम्स यू कैन डू, 5 टाइम्स यू कैन डू, यानी ज़्यादातर 5 राउंड ही सजेस्ट की जाती है लोगों को। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग्स 5 टाइम्स यू कैन डू। ओके, आप रेगुलर लाइफ में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो 5 टाइम्स आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, बेनिफिट, बेनिफिट क्या है इसका, इट हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ओरल इन्फेक्शंस एंड हेल्प्स टू बी प्रिवेंट एंड क्योर्ड। आपका ओरल इन्फेक्शन यानी मुंह के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, मुंह में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, गम में प्रॉब्लम होते हैं, टीथ में प्रॉब्लम होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मुंह में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ का नर्व था, जितना भी नर्व था, हर एक नर्व को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं जी, प्रेशर। इसीलिए तो मैंने कहा था कि, इसीलिए तो कहा गया है यहाँ पे कि होल्ड करके रखो ब्रीथ को, वो प्रेशर फील करने दो हर एक नर्व को, जो आपके चिक्स एरिया में, आपके माउथ एरिया में जितने भी नर्व्स है, उसको फील करने दो उस प्रेशर को, ताकि वो स्टिमुलेट हो, ताकि वो नर्व स्टिमुलेट हो। मेन मुद्दा यही था, उस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस को करना चाहिए, ताकि आपका जो सारे के सारे ओरल इन्फेक्शन है वो बेनिफिटेड, वहां से आप बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हेल्प इन एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द फेशियल मसल्स, फेशियल मसल्स के भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होते हैं। जब आप इस प्रैक्टिस को कर रही हो ना, पहली बार अगर आपने कर लिया, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड में 5 राउंड कर लिया, उसके बाद थोड़े टाइम तक रिलैक्स करो, और जितने भी सेंसेशन आपको महसूस हो रहा है उसको फील करो, वो सारा का सारा सेंसेशन फील करना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कर दिया छोड़ दिया भागो काम में, नहीं भाई, कम प्रैक्टिस करो लेकिन फील को ऐड करो, लेकिन साथ में फीलिंग करनी, हर एक प्रैक्टिस के बाद आपको फील करना है कि क्या क्या सेंसेशन हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, तब इफेक्ट बेहतर होता है, याद रखना। द टीथ बिकम स्ट्रॉन्गर, इसको करने से टीथ आपका जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, पायरिया की प्रॉब्लम क्लीन होती है, कैरीज की प्रॉब्लम क्लीन हो जाती है, मतलब क्लियर हो जाती है, और हेलिटोसिस की प्रॉब्लम भी क्योर होते हैं। अब कह रहे हो पायरिया का मतलब क्या होता है, पायरिया का मतलब जो आपके गम से, कभी कभी ये एक्चुअली गम डिजीज है, तो देखते हो, आप लोग भी फेस कर चुके हो, मुंह से कभी कभी खून निकलने लगता है ना, दांतों के बीच में से, बेसिकली गम में से खून निकलने लगता है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं पायरिया। कैरीज क्या है, कैरीज वो है कि कैरीज एक्चुअली होता है
कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और जो आपकी टीथ को जो है वो डीमिनरलाइज कर देते हैं। आपका टीथ जो है वो उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं। कैरियस का मतलब होता है दांत का डीमिनरलाइज्ड होना, ठीक है। और क्या रहा, और रहा हैलिटोसिस। हैलिटोसिस क्या होता है? हैलिटोसिस होता है कि बैड स्मेलिंग, मुंह में से देखना, कई सारे लोग होते हैं इनके मुंह में से हमेशा बदबू आता है, चाहे आप उसको कुछ भी यूज़ करवा लो, कुछ भी माउथ फ्रेशनर यूज़ करवा लो, थोड़ी देर बाद देखना कि बदबू आना चालू हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है मेनली इसको कहते हैं हैलिटोसिस। तो ये सारे प्रॉब्लम से आपको क्योरेंस मिल सकते हैं, सारे प्रॉब्लम आपको क्योर हो सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम ना भी हो ना तो भी आप रेगुलर लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, हर एक स्टेप को फॉलो करोगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और ये सारे प्रॉब्लम आपकी होगा भी नहीं, आपके माउथ हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा डे टू डे लाइफ में, ठीक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। अब हम आते हैं कर्ण शक्तिवार्तक। इसमें पोस्चर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम पोस्चर होना चाहिए, सिर्फ हाथ का देखो बिल्कुल सेम है, सर सीधा है, ठीक है, बॉडी भी स्ट्रेट है, पैर भी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, बस हाथ का पोजिशनिंग देखो चेंज हुआ। यहाँ पे क्या था, पहले जब हम इस प्रैक्टिस को देखा था तो हाथ हमने कैसे रखा था, देखो यहाँ पे हमने हाथ कैसे रखा था, फिंगर जो है उसको हमने ऊपर में टच किया था, फिंगर्स को हम लोगों ने ऊपर में ऐसे टच किया था, और यहाँ पे जो आपका थंब है वहाँ से नाक को बंद किया था, नोज को बंद किया था। लेकिन इसमें प्रैक्टिस में चेंज है, इसमें क्या करना है, इसमें जो आपका पहला तो जो आपका थंब फिंगर है उससे आपको ईयर को क्लोज कर दो, यानी थंब फिंगर से, यानी जो वृद्धांगुल हम जिसे कहते हैं उससे अपना कान जो है उसको बंद कर दो। कान जो बंद कर दो, जैसे हम भ्रामरी के टाइम जो मुद्रा लगाते हैं उस मुद्रा को लगाना है, ठीक है, कान को बंद करना है। फिर जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर से आपकी आंख के ऊपर रखना है, इंडेक्स फिंगर को आंख के ऊपर रखना है, ठीक है। मिडिल और थर्ड जो फिंगर है उसको क्या करना है, उसको धीरे से उसके नीचे प्लेस कर देना है। जो इंडेक्स फिंगर आपने प्लेस किया उसके नीचे मिडिल कर दो, उसके नीचे थर्ड फिंगर कर दो। और जो आपका लिटिल फिंगर है उसको क्या करना है, लिप्स के, लोअर लिप्स के नीचे प्लेस करो, लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स के नीचे प्लेस कर दो, ठीक है। हो गया, हाथों का प्लेसमेंट समझ में आ गया, हाथों का प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसका एक्सरसाइज क्या करना चाहिए। ये हो गया इसका पोस्चर, ये इसका पोस्चर हो गया, यही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने लिखा हुआ है मैं बस उसी को बता रहा हूँ, उसी को मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लिखा भी पढ़ना है तो आप पढ़ लो, अगर किन्हीं को स्लाइड भी चाहिए तो मेल डाल दो, हम स्लाइड भी दे देंगे, अवेलेबल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके एक्सरसाइजेस देखते हैं। एक्सरसाइज क्या करनी है, सेम एक्सरसाइज करनी है। शाक द एयर को लेना है, मुंह से ही लेना है, एयर को मुंह से लेना है। ब्लोइंग आउट योर चिक्स को ब्लो आउट करना है। एंड लोअर योर चिन टू द रेस्ट ऑन द कैविटी ऑफ योर थ्रोट, यानी थ्रोट कैविटी, यानी जिसको स्टर्नल नॉच बोलते हैं। सेम आपने बस हाथ की पोजीशनिंग डिफरेंट है करना है, हाथ का पोजीशनिंग बस डिफरेंट, बाकी क्या करना है सेम प्रैक्टिसेस। मुंह से हवा भर लो, ठीक है, फिर आपका चिक्स जो है उसको पफ आउट कर दो, उसका ऐसे ब्लोट कर दो बाहर की तरफ, ब्लोइंग आउट हो जाए, चिक्स आपका फुल जाए। फिर धीरे से सर को नीचे की ओर लेके आओ, ब्रीथ को होल्ड करके रखो एज मच एज पॉसिबल। जब आपको लग रहा है नहीं कर पाऊंगा तो धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज छोड़ना है। पहले सर को ऊपर की ओर लेके जाओ, सर को ऊपर की ओर लेके जाओ पहले, फिर आपका आंख खुल दो, आंख मतलब ओपन कर लो, आंख को ओपन कर लो, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते रहो नोज के जरिए, नॉट द माउथ। एक्सेल करते रहो नोज के जरिए, याद रखना इनहेल किया था माउथ के जरिए, इनहेल जो हमने किया था वो माउथ के जरिए किया था, ठीक है, क्योंकि हम मुंह से हवा भरे थे, लेकिन जब छोड़ेंगे तो नाक से छोड़ेंगे, मुंह से नहीं, ठीक है। नोट दैट वाइल होल्डिंग द ब्रीथ द चिक शुड बी केप्ट फुल्ली पफ्ड आउट, ये ख्याल रखना है। जब हम ब्रीथ को होल्ड करके रखे हुए, ऐसा नहीं कि चिक्स को हमने रिलीज कर दिया, नहीं जी, चिक्स को ऐसे पफ्ड आउट ही रखना है, पूरे तरीके से फुल्ली पफ्ड आउट करके रखना है, फुल्ली ऐसे फुला के रखना है पूरे तरीके से, जितना हो सके पूरा प्रेशर उसमें आनी चाहिए, ठीक है, पूरा ऐसे फुला कर रखना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बेनिफिट क्या क्या है। इसके बेनिफिट ये क्या ना, ये आपकी कर्ण शक्ति विकासक है। इसमें ना जो ज़्यादा इस रीजन में, जैसे हम हाथ को अगर हम इस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे तो जो ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमने कान को भी बंद कर लिया, तो कान के लिए जितने भी नाब्स होते हैं उस पर स्टिमुलेशन जाते हैं। हेल्प टू स्टिमुलेट द पैसेज ऑफ हियरिंग, यानी सुनने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए सुनने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, यानी आपकी हियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हेल्प टू स्टिमुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस कंपोनेंट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं जो इस एरिया में प्रेजेंट है। जो भी सोमेटिक सिस्टम्स एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जितने भी प्लेसेस, जितने भी नर्व्स यहाँ पे प्लेस्ड है, उस सारे के सारे नर्व्स को ये एक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं ये प्रैक्टिसेस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो काम है वो है कि ये आपका हियरिंग कैपेसिटी, हियरिंग पावर को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रैक्टिस की
मेन बेनिफिट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस, सेकंड लास्ट प्रैक्टिस ऑफ टुडेज स्लाइड। इसमें क्या करना है, ग्रीवा शक्ति विकासक। ये आप लोग रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करते हो। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और कहीं भी कभी भी कुछ भी तरीके से घाड़ ऐसे ऐसे हिला रहा है, कभी लेफ्ट के से ऊपर जा रहा है, कभी लेफ्ट से नीचे जा रहा है, कभी लेफ्ट से राइट जा रहा है, कभी राइट से नीचे, राइट से पीछे, कुछ भी कर रहा है। लेकिन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। करना क्या है, सुन लो पहले, जान लो पहले, फिर करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, योग को प्रैक्टिस करो, लेकिन करना कैसा है ये तो जान लो। सब कुछ आप लोग नहीं जानते हो तो ये जान लो, ठीक है। सब कुछ हम कोई भी नहीं जानते, तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, फिर इसको अप्लाई करो। अप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से करो ना। अगर कर भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, और बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अगर टाइम दे रहे हो तो अच्छी तरीके से करो, तभी बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, कीपिंग योर फीट टुगेदर, स्टैंड डायरेक्ट, बिल्कुल से पोस्चर सेम ही है, पोस्चर सेम है। अब इसको दो तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। कैसे, एक्सरसाइज ए में क्या करते हैं, एक्सरसाइज ए में हम जो हमारा नेक रीजन है उसको लेफ्ट राइट ऐसे घुमाते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए भी प्रिंसिपल्स है, उसके लिए भी रूल्स है। देखो, पहले क्या करना है, पहले आपको हेड को रिलैक्स करना है, जो नेक रीजन है उसको रिलैक्स करना है। फिर टर्न योर हेड विद अ जर्क फर्स्ट टूवर्ड्स द राइट। जो हम साइड टू साइड करते हैं ना नेक को, तो स्टार्ट किस साइड से करने के लिए बोला गया है, राइट साइड से स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। फिर लेफ्ट साइड में आओ, फिर राइट साइड में जाओ, फिर लेफ्ट साइड में आओ, फिर राइट साइड में जाओ, फिर लेफ्ट साइड में आओ, ठीक है। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स तक करना चाहिए। अगर आप डिप करना चाहते हो, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करना चाहते हो नेक के साथ, तो क्या करना चाहिए, पहले धीरे से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाहिए। एट हेड फर्स्ट फॉरवर्ड, पहले फॉरवर्ड करनी चाहिए, फिर बैकवर्ड। कई लोग हैं जो ऐसे चल रहा है, और इसके लिए ना पहले एक स्थिति होना ज़रूरी है। कभी भी अभी अगर कोई एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए स्थिति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई लोग हैं जो चलते फिरते जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, चलते चलते घाड़ को आगे पीछे कर रहे हैं। नहीं करना है, स्थिति बहुत ज़रूरी है। पहले स्टैंड हो जाओ, रिलैक्स रहो, फिर एक पोस्चर में आओ, फिर उसको परफॉर्म करो, फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। कुछ भी तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करने में बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है तो पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड जाना है, और ये भी 10 टाइम्स तक करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये हमारे जो नेक की मसल्स है उसको काफ़ी हेल्प करती है, मदद करती है। अब हम चलते हैं, इसका जो वेरिएशन 2 है, इसका दूसरा वेरिएशन भी है जहाँ पे हम नेक को रोटेट करना चाहिए। तो अगर रोटेट करना चाहिए तो पोस्चर सेम होनी चाहिए आपको। कीप योर फीट क्लोज टुगेदर, मतलब पैर दोनों एक साथ होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल इस पोजीशन में टच होनी चाहिए पैर के साथ, सीधा खड़ा। फिर हमको स्टार्ट करना है रोटेट करना, फिर रोटेट करना स्टार्ट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से साइड से? अगर रोटेशन करनी है ना तो लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए हमेशा, और लेफ्ट टू राइट हमेशा रोटेशन करना चाहिए, देन राइट टू लेफ्ट रोटेट करना चाहिए। और इसमें ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जी, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होती है। ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए, ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं सर को। देखो इस तरीके से हम रोटेट कर रहे हैं सर को, इस तरीके से हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है, लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट करना है। राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट करो, फिर जाके राइट टू लेफ्ट करो। उसका ऑल्टरनेट भी करना जरूरी है। एक साइड कर लिया और ऐसे अचानक से सर को मत घुमाओ, पहले खड़े हो जाओ सही तरीके से स्ट्रेट पोजीशन से, फिर एक पोस्चर अडॉप्ट कर लो सही तरीके से, हाथ पहले टच कर लो पैर के साथ, पैर जोड़ा कर लो, हाथ जोड़ा कर लो, फिर जाके पोजीशन को करो। पहले रेस्ट करो और नेक समझने दो बॉडी को क्या करना चाहते हो। अचानक से कुछ भी करोगे तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं भाई क्या कर रहा है, इफेक्ट कहाँ से करूँ, तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाता है। बॉडी को कंफ्यूज करना नहीं है, ट्रेंड करना है। योग का मतलब बॉडी को ट्रेंड करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। टू मेक योर ईयर टच योर शोल्डर टेकिंग पर्टिकुलर केयर टू अवॉइड रेजिंग द शोल्डर। मतलब क्या करना है, अब जब ऐसे घुमा रहे हो ना सर को, तो आपके कान जो है वो टच होना चाहिए जिस साइड में आपका नेक बैंड हो रहा है। यानी लेफ्ट साइड में अगर आप आए हो तो लेफ्ट साइड के कान के साथ शोल्डर जो है वो टच होना चाहिए। लेकिन याद रखना है कि शोल्डर को ऐसे ऊपर की ओर नहीं लेना है, शोल्डर को ऊपर की ओर लेके मत टच करो। शोल्डर बिल्कुल नॉर्मल होगा, शोल्डर बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होगा। कान, आपकी नेक इतनी बैंड होनी चाहिए ताकि आपका कान जो है वो टच हो, कान जो है वो टच हो शोल्डर के साथ, ठीक है। और इस रोटेशन कितनी टाइम तक करनी चाहिए, अगर आप इसको देखो, अगर आप बेंड को अगर आप 10 टाइम्स कर रहे हो तो रोटेशन उसकी आधा यानी 5 टाइम्स तक करनी चाहिए। रोटेशन उसका आधा यानी 5 टाइम्स तक करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे तरीके से बेनिफिट चाहिए, अगर आपको लगे कि योग कर रहा हूँ तो इसका कोई रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो रूल्स हैं योग के, तो सारे रूल्स को फॉलो करके विथ ब्रीदिंग विथ एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करना है, ना ही सिर्फ पॉस्चर। कुछ भी मत करो, अगर करना है तो सही तरीके से करो। जानो पहले कैसे करना है, क्या कुछ बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, तो उसको सही तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उस चीज़ का।
तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सीरीज के साथ। वहाँ पे काफ़ी और प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी बेनिफिट पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज कैसे करनी है पढ़ेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।